नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेड एग्जाम 2025 के लिए एक बार फिर से प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे और इस पेपर को दोस्तों लाइव टेस्ट के रूप में यहाँ पर देखेंगे। आपको सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करना है। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर सही होता है। यह दोस्तों 15 अक्टूबर 2022 शिफ्ट सेकंड का पेपर है, तो आप लोग इस क्लास को ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगता है कि किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ही आप सभी के सामने है। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को की थी। 12 मार्च 1930 को की थी, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ में दांडी के लिए प्रस्थान किया था और 5 अप्रैल 1930 को, ध्यान रखिएगा, 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे और 6 अप्रैल 1930 को एक मुट्ठी नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था और औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 का विद्रोह दोस्तों एक सैनिक विद्रोह था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह के बाद दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858 को पारित किया गया, जिसके द्वारा भारत के शासन सत्ता की बागडोर कंपनी के हाथों से हटा करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दी गई थी और भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदल करके वायसराय कर दिया गया था। और ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना था। तो ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। कौन निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय कैस्पियन सागर है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, सबसे बड़े ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। कौन सी है? सुपीरियर झील है। और बैकाल झील सबसे गहरी झील है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बैकाल झील सबसे गहरी झील है और ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? आप लोग जल्दी से बताइए, ऑप्शन आप सभी के सामने है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का गठन किसने किया था?
ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, इसे मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है या फटना कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए दोस्तों, इसका पूर्ण रूप है ग्रीनविच मीन टाइम। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीनविच मीन टाइम। नेक्स्ट है, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसे अशोधित जन्म दर या क्रूड जन्म दर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 14। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। कौन से उद्योग, आप लोग बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा उत्पादन उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष श्री मोन्टेक सिंह अहलूवालिया थे। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। ठीक है, और 15 अगस्त 2014 को दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की जाएगी। और फिर दोस्तों 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 26 दोस्तों धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन के माध्यम से 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आप लोग जल्दी से बताइए कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। तो देखिए दोस्तों, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में रखा गया है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। सभी अम्लों में समान तत्व है, कौन सा है आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। सभी अम्लों में सामान्यतः हाइड्रोजन तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नॉनस्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होते हैं, किससे लेपित होते हैं? तो देखिए दोस्तों, ये टेफलान से लेपित होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, टेफलान। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है, संसद का कार्य क्या है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा कानून बनाना। 245 के अनुसार, अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून बनाना संसद का कार्य है। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यह केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष का एक माप है, किसका एक माप है? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यह तारकी दूरी का एक माप है। ठीक है, प्रकाश वर्ष दोस्तों खगोलीय दूरी का मात्रक होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैथ का प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए। 2.1 की घात 3 प्लस 5.8 की घात 3 बटा 2.1 की घात 2 माइनस 2.1 गुणे 5.8 प्लस 5.8 का स्क्वायर। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। तो यहाँ पर सूत्र के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है? ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी यही सूत्र है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी आपका बचेगा। तो ए के स्थान पर 2.1 को लिखेंगे, प्लस बी के स्थान पर 5.8 को लिखेंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ लेंगे तो 7.9 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, 70% और 80% अभ्यर्थी तर्कणा में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रश्न में कह रहा है कि 55% अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर हम 55 लिख देंगे, और 70% अभ्यर्थी भौतिकी में, तो यहाँ पर इसको हम भौतिकी और इसको हम तर्कड़ा। ठीक है, इसमें हम इसको निरूपित कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, भौतिकी में 70% उत्तीर्ण हुए हैं और दोनों विषयों में कितने हैं? 55। तो यहाँ पर इसको हम 15 लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए 80% अभ्यर्थी तर्कड़ा में उत्तीर्ण हुए हैं, तो यहाँ पर हम 25 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर 55% जो है ये दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं।
तो यहाँ पर 15 और 55 जोड़ेंगे तो ये 70% हो रहा है भौतिकी, ठीक है। और यहाँ पर तरकड़ा कितना हो रहा है, 55 और 25 जोड़ देंगे तो ये 80% हो रहा है प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पर क्या बताना है आपको, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो सबसे पहले पास अभ्यर्थी कितने हुए, पास अभ्यर्थी कितने हुए, यहाँ पर देखिए 15 है प्लस 55 है जो कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, और यहाँ पर 25 है, सबको जोड़ेंगे तो ये 95 हो रहा है। कुल 95 पास हुए हैं, 95%। तो फेल कितने हुए हैं, अनुत्तीर्ण कितने प्रतिशत हुए हैं, तो क्या करेंगे 100 में -95 कर देंगे तो 5% आपका आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डॉल्फिन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, पौधों का विकास प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से प्रभावित होता है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए भिन्नों 4/9, 5/7, 11/13, 13/17 में से सबसे बड़ा कौन सा है। आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर आपको हिंट दे दिया जा रहा है। देखिए सबसे पहले सभी को क्या करेंगे, दशमलव में बनाएंगे, उसके बाद आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। जैसे 4/9 है, इसको आप दशमलव में बनाइए, देखिए इसमें भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 40 बन जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 9 चौक 36, 4 40, 9 चौक 36, तो 0.44 आया। इसी तरह से 5/7 है, इसको भी आप दशमलव बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.71। इसी तरह से 11/13 है, इसको भी आप दशमलव में बनाइए, 8.84 हो जाएगा। 13/17 है, इसको दशमलव में बनाएंगे, 0.76 हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है सबसे बड़ा कौन सा है, तो देखिए ये 0.4 है, ये 0.7 है, 0.8 है, 0.7 है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, 0.4 तो छोटा है, 0.7 भी छोटा है, 0.7 भी छोटा है, 0.84 ये बड़ा है, मतलब 11/13 ये आपका सबसे बड़ा है, 11/13। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूट के अंदर 9 - 4 √5 है, इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए रूट है, जो यहाँ पर 9 लिखा गया है दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 4 लिख सकते हैं, 5 4 9 होता है। आगे माइनस है, 4 है, इसको हम 2 × 2 लिख सकते हैं, और √5 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है ये किसका रूप बन रहा है, क्या ये a² + b² - 2ab का रूप बन रहा है क्या। तो चलिए इसको देखते हैं। जो 5 है इसको अभी हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों √5 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही आएगा और रूट हट जाएगा। आगे प्लस है, 4 है, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे माइनस है, 2 × 2 पहले से ही है, 2 × 2 × √5 है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए a² + b² - 2ab बन रहा है, तो किसका a² a - b² बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर √5 - 2 का होल स्क्वायर ये बन रहा है। a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, और √5 - 2 का स्क्वायर होगा √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 × 2 × √5, ठीक है। तो यहाँ पर रूट हटा देंगे, कितना हो जाएगा, मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका बचेगा √5 - 2, √5 - 2, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 308, 125, 45, 120, 102 का औसत क्या है, आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर औसत निकालना है। औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का कुल योग बटा
उनकी संख्या, मतलब संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। तो यहाँ पर देखिए योग करेंगे 308, 125, 45, 120, 102, इसका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 700 हो जाएगा। इसमें भाग करेंगे किससे, इनकी संख्या से भाग करेंगे। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 एक कम 5, 2 7 20 बन गया, 5 चौक 20, 140 हो गया। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। अस्थावर का विलोम शब्द बताइए, अस्थावर का विलोम शब्द क्या है। देखिए दोस्तों इसका विलोम जंगम होता है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंचल का विलोम स्थिर होता है, जड़ का विलोम चेतन होता है, तो ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। और सचल का विलोम अचल होता है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या है, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सुधन अल्प बराबर स्वल्प। इसमें कौन सी संधि है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों इसमें यण संधि है, इसमें यण संधि है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इति ईटी का सही अर्थभेद क्या है आप लोग बताइए, ऑप्शन आप सभी के सामने है। देखिए दोस्तों इति का अर्थ होता है समाप्ति और ईति का अर्थ होता है विघ्न, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। देखिए दोस्तों ईश्वर में विश्वास रखने वाला के लिए एक शब्द आस्तिक होता है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, पैसेज को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। वैलेंटाइंस डे February 14 is a holiday that celebrates love and friendship in the United States. Most people think of it as romantic day to show the one you love how much you care by purchasing cards and gifts. Valentine's Day is also an extremely commercial holiday. People spend money on flowers, balloons, chocolates, stuffed animals, and jewelry. People also go out for expensive dinners. Valentine's Day is even celebrated by school children who give thank you cards to their teacher. Who give thank you cards to their teachers. Some high schools have Valentine's Day dances. Classmates give each other little cards. These cards can be purchased at any store with famous cartoon characters. It is considered much more thoughtful to have kids make handmade cards to give to friends and teachers. Valentine's Day is also a great day to announce your love to someone, like a secret crush. Some people even get married on Valentine's Day. However, you don't have to be in love to share in the festivities. You can say Happy Valentine's Day to friends and co-workers. Valentine's Day is not an official holiday, though in the US, meaning government offices and schools are open as usual. The date used to be the celebration of a saint named Valentine who allegedly saved a young girl's life. It was not until the Middle Ages that romance somehow got mixed in with the date, and lovers would send each other
हैंड रिटन लव नोट्स। बैक देन you could not just go to the store and buy a card the way you can now. According to the passage, what do school children gift their teachers? स्कूल के बच्चे अपने टीचर को क्या गिफ्ट देते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा थैंक यू कार्ड्स देते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, थैंक यू कार्ड्स। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इज वैलेंटाइंस डे ऑफिशियली ए हॉलीडे? क्या ये ऑफिशियली हॉलीडे होता है वैलेंटाइंस डे? तो इसका जवाब होगा नो, पैसेज के अनुसार नो। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ टेम। टेम का साइनोनिम यहाँ पर बताना है। तो देखिए दोस्तों, टेम का मतलब होता है वश में किया हुआ, वश में किया हुआ, और इसका साइनोनिम हो जाएगा डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है वश में रहने वाला। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ रैपिड। रैपिड का एंटोनिम यहाँ पर बताना है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। रैपिड का मतलब होता है तेज, और टॉर्डी का मतलब होता है धीरे या फिर लेट। तो यहाँ पर टॉर्डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लीजर आर पेन। इसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा? इसे दोस्तों स्टोइक कहा जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्टोइक वह व्यक्ति होता है जो सुख दुख में समान रहता है, बिना भावनात्मक प्रतिक्रिया के रहता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? ए ने अपने दोस्त बी से कहा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, कि वह मेरी माँ के पिता की, माँ के पिता मतलब नाना की इकलौती बेटी है। नाना की इकलौती बेटी मतलब उसकी माँ ही है। ये फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो बेटे के रूप में संबंधित है। तस्वीर में उसकी माँ है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन दिया गया है, लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉपों की कीमतों में वृद्धि की है। सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कथन एक और दो दोनों स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं। कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है। कथन दो कारण है और कथन एक इसका प्रभाव है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कथन दो कारण है। यहाँ पर देखिए, सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया, जिसके कारण लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉपों की कीमतों में वृद्धि की है। तो इसका मतलब कथन दो कारण है और कथन एक इसका प्रभाव है। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। 701, 101, 401, 301, इसमें असंगत कौन सा है? देखिए दोस्तों, 101, 401, 701 ये सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। 301 अभाज्य संख्या नहीं है। इसको आप 7 से काटेंगे, 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 2 30, 21, 7 त्रिक 21। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 2006 से 2010 में 6 4 10 4 साल हो रहा है, तो 4 इसको ले लेंगे, प्लस 2008 इसके बीच में जो आ रहा है, ये क्या है? लीप वर्ष है, तो इसका प्लस 1 दिन और ऐड कर लेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 शेष दिन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रविवार है इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को EDU JWA के रूप में कोडित किया जाता है तो उस कोड में इफेक्ट को कैसे कोडित किया जाएगा। तो एक्टिव और EDU JWA में क्या संबंध है, सबसे पहले इसको देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें ए और ई जो है, ए को सबसे लास्ट में लिखा जा रहा है यहाँ पर और ई को सबसे पहले लिखा जा रहा है, ठीक है। और बीच वाले जो अक्षर हैं जैसे कि सी है, टी है, आई है, वी है, इसमें +1 की वृद्धि कर दिया जा रहा है। सी है तो डी लिख देंगे, टी है तो यू लिख देंगे, आई है तो जे, वी है तो डब्लू। तो इसी तरह से इफेक्ट में देखेंगे, टी को हम पहले लिख देंगे और ई को लास्ट में लिख देंगे। यफ में एक जोड़ देंगे, यफ के बाद क्या होगा, यफ के बाद जी हो जाएगा, फिर यफ के बाद जी हो जाएगा, ई के बाद यफ हो जाएगा, सी के बाद डी हो जाएगा, टी जी जी एफ डी ई। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यूके। ये 2022 का पेपर है और ये करंट अफेयर का प्रश्न है। आप लोग देख सकते हैं किस टाइप के करंट अफेयर यहाँ पर पूछे जाते हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए चलिए। कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन नामक योजना शुरू की है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाराणसी। किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर डी ऑप्शन लक्षद्वीप राइट आंसर हो जाएगा। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ICICI बैंक। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, टॉपिक वाइज थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सभी टॉपिक का कंप्लीट थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। एक एक टॉपिक का अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चैनल पर आप लोग विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप सभी टॉपिक को क्रम से देखिए। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा
5। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? देखिए दोस्तों, पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा ज़्लाटी है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी राजधानी वारसा है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, कथक उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा का सत्र स्थगित करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोच्चि, केरल। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा का मकबरा केरल के कोच्चि में स्थित है। इसकी मृत्यु दोस्तों 1524 को कोच्चि में हुई थी, इसे ध्यान रखिएगा, 1524 को। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आप लोग जल्दी से बताइए, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, यह बैडमिंटन से संबंधित है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेविस कप के बारे में भी पूछा जाता है। डेविस कप दोस्तों टेनिस से संबंधित है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो देखिए दोस्तों, यह एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन। तो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अनुच्छेद यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले अनुच्छेद को पढ़ते हैं, उसके बाद प्रश्नों को देखते हैं। आजकल पढ़े लिखे नवयुवकों को विदेशी संस्कृति और जीवन अपनी ओर सर्वाधिक आकर्षित कर रहे हैं। इसके लिए कई माता पिता का भी सपना होता है कि उनकी संतान विदेशों में पढ़ने जाए, वहाँ की सुख चैन की जिंदगी बसर करे और समाज में उनका नाम ऊंचा हो। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। भारत में बेकारी है, गरीबी है, गंदगी है, प्रदूषण है, भ्रष्टाचार है, लूटपाट है और विदेशों में इससे सर्वथा विपरीत स्वर्गीय आनंद है। माँ बाप के अथक प्रयासों एवं प्रेरणा के फल स्वरूप बच्चे विदेशों में पढ़ने बसने चले जाते हैं। शुरू में तो माँ बाप, सगे संबंधी सभी याद आते हैं, पर कालांतर में बच्चे वहाँ की जिंदगी और वहाँ की तथाकथित सभ्यता में इतने रच बस जाते हैं कि धीरे धीरे वे पड़ोसियों, सगे संबंधियों, अपने भारतीय मित्रों और माँ बाप को भी भूलने लगते हैं। पहले वर्ष में 1-2 बार, इसके बाद क्रमशः धीरे धीरे भारत में आना कम होने लगता है। अगर विदेशी मैम से शादी हो जाए तो कहने ही क्या। कुछ एक को छोड़कर ज्यादातर के ये ही हाल हैं। इसमें उन बच्चों का उतना दोष भी नहीं है और न विदेश भेजने वाले अभिभावक ही कदाचित उतने दोषी हैं। शायद उनके संस्कारों में ही कोई कमी रह गई हो। पीढ़ियों के अंतराल के प्रभाव की समझ ना रखने वाले ज्यादातर माँ बाप 2-4 महीने तक संतान के पास जाकर इसके बाद वापस स्वदेश आ जाते हैं, क्योंकि उनके कमाऊ पूत स्वदेश में आकर बसना नहीं चाहते। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप उनकी पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने जमाने की
चीजों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे। अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा वे माँ बाप किसी से नहीं करते हैं। उनके द्वारा लिए गए निर्णय पर जग हंसाई के डर के साथ रहने वाले वे बुढ़ापे के कष्टों और बीमारियों को अकेले ही झेलते हैं। बच्चों के वियोग में अनकही पीड़ाओं के साथ एक एक करके दोनों अंततः इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। इस अनुच्छेद के आधार पर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, आप लोग इसका उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे, यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के परिवार के सदस्यों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर एतराज और कटाक्ष करते होंगे। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। तो सबसे प्रबल तर्क कौन सा है इसमें? प्रबल तर्क है अधूरे संस्कार। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? तो राइट आंसर हो जाएगा जग हंसाई से बचने के लिए नहीं करते। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने जमाने की चीजों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सही में दोषी है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 2 पीढ़ियों का अंतराल। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद यहाँ पर दिया गया है, इसके आधार पर प्रश्न पूछा गया है। चलिए अनुच्छेद को पढ़ते हैं पहले। आज परिवारों का विघटन होता जा रहा है, परिवार सीमित और छोटे होते जा रहे हैं। पढ़े लिखे परिवारों में 1 या 2 बच्चे ही होते हैं। माँ बाप अपने उपलब्ध संसाधनों से बड़े लाड प्यार से बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं और दुलार के साथ बड़ा करते हैं। पुराने समय का लालियत पश्च वर्षाणी 10 वर्षाणी ताडियत वाला फार्मूला अब बदल चुका है। इतना लाड मिलने के बावजूद आज की नई पीढ़ी के बच्चे असहनशील होते जा रहे हैं। अगर शिक्षक कक्षा में उनसे कुछ भी कह दे, घर में माँ बाप या कोई रिश्तेदार कुछ भी कह दे, तो वे तुरंत प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं। ग्रहणशीलता समाप्त होती जा रही है और जैसा वे चाहें वैसा करने की आज़ादी उन्हें चाहिए। अस्तु येन केन प्रकारेण प्रकारेण बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी पा जाते हैं या अपना काम संभाल लेते हैं। माता पिता धीरे धीरे बूढ़े होते जाते हैं। उनके द्वारा बचपन के प्यार से लेकर उस समय तक के त्याग और बलिदान उन्हीं के अपने बच्चों द्वारा भुला दिए जाते हैं। अब माँ बाप बूढ़े और शक्तिहीन हैं और बच्चों पर बोझ। आज के बूढ़े माँ बाप पिछली पीढ़ी के बूढ़े माँ बाप की तुलना में अधिक दयनीय से होते जा रहे हैं। उन्हीं के द्वारा पालित पोषित बच्चे उन्हें अपने परिवार का सदस्य मन से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि बुढ़ापे में या तो माँ बाप अकेले रहते हैं और या अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह ताकते हैं। पीढ़ियों के अंतराल से जीवन मूल्यों में तेजी से बदलाव हो रहा है। अच्छी भावना से भी यदि बूढ़े माँ बाप वयस्क बच्चों या उनके परिवार के विषय में कुछ सलाह देते हैं तो उनकी सलाह का सम्मान नहीं होता है। यह संभवतः पीढ़ियों के अंतराल का परिणाम है। अब समय बदल गया है और अनुभवपूर्ण सलाह की इस नई पीढ़ी को आवश्यकता नहीं है। अपेक्षा की जाती है कि यदि उन्हें साथ रहना है तो एडजस्ट करके चले, अन्यथा वृद्धाश्रम में हम उम्र लोगों के बीच समय बिताएं, खुद भी चैन से रहें और उन्हें भी अपनी तरह से चैन से रहने दें। क्या वास्तव में इस सब के लिए युवा पीढ़ी ही दोषी है या कुछ दोष वृद्धों का भी है? इस अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सके?
ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बने और ना अपनी राय थोपें। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहु बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, इसका सबसे उचित कारण पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे सबल तर्क कौन सा है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, सबसे सबल तर्क है माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार और वाणी का असंयम और बहु बेटों की जिंदगी में ज्यादा दखल अंदाजी। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते हैं। जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 से 2015 के दौरान 5 जिलों से प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित उत्तीर्ण और चयनित उम्मीदवारों की संख्या के आंकड़े तालिका में उल्लिखित हैं। निम्न तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर आप लोग एक कलम और काफी रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना है और सभी प्रश्नों का उत्तर आपको बताना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिला ए, जिला बी, जिला सी, जिला डी, जिला ई यहाँ पर दिया गया है। 2011 से 2015 तक वर्ष दिया गया है और उपस्थित उत्तीर्ण चयनित की संख्या यहाँ पर दी गई है। अब प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है? यहाँ पर ऑप्शन ई, ए, सी, डी दिया गया है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जिला ई, जिला ए, जिला सी, जिला डी सभी में चयनित छात्रों की संख्या और उनका औसत निकालेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि उम्मीदवारों की औसत संख्या किसकी न्यूनतम है। चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम किस वर्ष है, मतलब किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की संख्या न्यूनतम है, जिले के बारे में बताना है। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले विकल्प में देखिए, विकल्प में ए ऑप्शन था, ए विकल्प था। तो जिला ए में, जिला ए यहाँ पर है, इसमें चयनित छात्रों की संख्या का योग पहले करेंगे। चयनित यहाँ पर है, इनका योग यहाँ पर देखिए 94, 48, 82, 90, 70। जल्दी से आप लोग इसका योग करिए। योग करेंगे कितना आ जाएगा, 384 आ जाएगा। और इसके बाद क्या करना है, इनका औसत निकालना है। 1, 2, 3, 4, 5, इसमें हम 5 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 76.8। ठीक है, ये औसत है जिला ए का। इसी तरह से अगला विकल्प था जिला सी। जिला सी में यहाँ पर चयनित हैं, इनका योग करेंगे और इनका औसत निकालेंगे। तो जिला सी में इसका योग क्या हो जाएगा, 361 हो जाएगा। इसमें भाग करेंगे 5 से, इसका औसत आ जाएगा 72.2। इसके बाद ऑप्शन में एक जिला डी दिया गया था और एक ई दिया गया था। तो डी का पहले निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, पहला 76.8 है, दूसरा 72.2 है। 76.8, 72.2, इसको लिख लेते हैं। 76.8, 72.2। अब यहाँ पर डी का निकालेंगे, चयनित यहाँ पर है, इसका योग करेंगे और औसत निकालेंगे। इसका योग करिए आप लोग जल्दी से, कितना आएगा, 364 आएगा। 5 से भाग करेंगे इसमें तो इसका औसत आ जाएगा 72.8। जल्दी से आप लोग इसका कैलकुलेशन कीजिए। इसी तरह से अब जिला ई का निकालना है, चयनित यहाँ पर है, इसका योग करेंगे,
इसका योग करेंगे तो 340 हो जाएगा, इसमें 5 से भाग करेंगे 68 हो जाएगा। तो सबसे कम किसका है, सर्वाधिक कम औसत किस जिले का है? तो यहाँ पर सबसे कम औसत आप लोग देखिए 68 है और ये ई जिले का है, जिले ई का है, तो ई आपका आंसर हो जाएगा, जिला ई। तो इस तरह से सॉल्व करना है। जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है? जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है? तो जिला सी के लिए पहले देखिए, यहाँ पर देखिए 2011, 2012, 2013 दिया गया है, तो 2011, 12, 13 जिला सी के लिए 2011 में चयनित का प्रतिशत निकालेंगे, फिर 2012 में प्रतिशत निकालेंगे, 2013 में निकालेंगे। तो इस तरह से आप लोग निकालिए जल्दी से। चलिए यहाँ पर देखते हैं जिला सी कहाँ पर है। जिला सी ये है, इसमें 2011, 2012 और 2013 का 13 में चयनितों का प्रतिशत निकालना है। सबसे पहले 2011 में देखते हैं, चयनित हैं 78 और उत्तीर्ण हैं कितने, 720। तो इनका प्रतिशत कितना हो जाएगा, 2011 में प्रतिशत कितना हो जाएगा, 78 को ऊपर लिखेंगे बटा नीचे 720 करेंगे, गुणे 100 कर देंगे और इसको सरल करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 10.83%। ये 2011 का है। 2012 का अब देखेंगे, 78 यहाँ पर देखिए 85 है, 620 है, 85 चयनित हैं, उत्तीर्ण 620 है, तो 85 बटा 620 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करिए जल्दी से, इसमें कितना आएगा, ये लगभग आ जाएगा 13.7%। ठीक है। अब 2013 का देखेंगे, 2013 में चयनित 48 है, उत्तीर्ण 400 है, तो 48 बटा 400 गुणे 100 कर देंगे और इसको सरल करेंगे तो ये 12% आ जाएगा। तो सर्वाधिक प्रतिशत किसका है, एक में था 10%, दूसरे में कितना था 13.7% और तीसरे में 12% था। तो 13% ये वाला ज़्यादा है। ये किस वर्ष का है, 2012 का है। 2012 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2012 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आप लोग देख लीजिए, आपको यहाँ पर हिंट दे दिया जा रहा है, आप लोग जल्दी से कॉपी में इसको सॉल्व कीजिए। जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष में सबसे कम है? तो जिला डी में आपको देखना है, प्रतिशत आपको निकालना है। यहाँ पर 2012, 13, 14 विकल्प दिया गया है, तो सबसे पहले 2012, फिर 13, फिर 14 का निकाल कर देखेंगे, उसके बाद ही आपका आंसर आ जाएगा। जिला डी आप लोग देखिए यहाँ पर है, जिला डी में आप लोग देखेंगे सबसे पहले किसका निकालेंगे, विकल्प में 2012 था, 2012 का निकालेंगे। इसमें 2012 में देखेंगे उत्तीर्ण 600 है, उपस्थित 6800 है, तो इनका प्रतिशत क्या हो जाएगा, 600 बटा 6800 गुणे 100। इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका लगभग 8.8% आएगा। विकल्प में 2012 था और 2013 भी था, 2013 का भी ऐसे ही निकालेंगे। 525 उत्तीर्ण है, उपस्थित 6500 है, तो क्या करेंगे 525 बटा 6500 गुणे 100। इसको सॉल्व करिए, इसमें आपका कितना आ जाएगा, इसमें लगभग 8.07% आएगा। अभी एक बचा हुआ है 2014, इसमें देखिए 720 उत्तीर्ण है, 7800 उपस्थित हैं, तो क्या करेंगे 720 बटा 7800 गुणे 100, इसका भी प्रतिशत निकाल लेंगे। इसमें आपका लगभग 9.23% आएगा। और सबसे कम प्रतिशत किसका है, सबसे कम आप लोग देखिए एक 8.8 है, एक 8.07 है, तो यहाँ पर इसका सबसे कम है और ये 2013 का है, तो 2013 में प्रतिशत कम है, 2013 में कम है, तो 2013 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था? 2011 में
जिला ए, जिला सी, जिला ई, 3 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो 2011 में सबसे पहले जिला ए में ए का प्रतिशत निकालेंगे, फिर जिला सी का निकालेंगे, फिर जिला ई का निकालेंगे 2011 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जिला ए में उपस्थित कितने हैं, 8000 हैं और चयनित 94 हैं। इनका प्रतिशत कितना हो जाएगा, 94/8000 गुणे 100। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, ये लगभग 1.175% आएगा। इसी तरह से जिला सी का निकालेंगे। जिला सी में आप लोग देखिए यहाँ पर 7500 उपस्थित है और चयनित 78 है। तो इसमें क्या करेंगे, 78/7500 गुणे 100 कर देंगे। इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, 1.04% आएगा लगभग। अब जिला ई में देखेंगे, जिला ई यहाँ पर है, 2011 में देखना है। यहाँ पर देखिए उपस्थित 6400 है, चयनित 75 है। तो 75/6400 गुणे 100 कर देंगे। इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका 1.71% लगभग आएगा। तो सर्वाधिक प्रतिशत किसका है, किस जिले का है, पहले में देखिए 1.175 है, 1.71% है। तो किस जिले का सर्वाधिक प्रतिशत है आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प में देखते हैं। यहाँ पर जिला ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या, इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या पहले निकालते हैं। यहाँ पर देखिए जिला ई यहाँ पर है, चयनित यहाँ पर है, इनकी कुल संख्या 340 है। आप लोग जोड़ करके देखिए। और जिला ए से अभी देखेंगे, जिला ए यहाँ पर है, चयनित यहाँ पर है, इनकी कुल संख्या आप लोग जोड़िए जल्दी से, ये 384 है। तो प्रतिशत कितना हो जाएगा, उसमें 340 था, 340/384 गुणे 100 बराबर 88.54%। चलिए ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, 88.54%, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तालिका यहाँ पर दिया गया है, अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 महीनों के दौरान 5 कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या यहाँ पर दी गई है, कंपनी यहाँ पर दी गई है, महीना दिया गया है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और PQRST कंपनी यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, मार्च में कंपनी P और R द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात कितना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मार्च में P और R द्वारा बेचे गए कुल उत्पाद की संख्या यहाँ पर निकालनी है, कुल उत्पाद यहाँ पर निकालना है। तो देखिए दोस्तों मार्च यहाँ पर है और P यहाँ पर है, R यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए मार्च में 180 है, R का जो है 115 है, दोनों का योग कर लेंगे कितना हो जाएगा, ये 295 हो जाएगा। ठीक है, अब अप्रैल का देखते हैं। अप्रैल में P का 160 है और R का 240 है, इसका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये लगभग हो जाएगा 400। इनका अनुपात बताना है, 295/400 का अनुपात बताना है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 5 से इसमें भाग करेंगे तो 5 पचम 25, 4 29, 5 9 45, 59 आएगा, 5 8 40, यहाँ पर 80 आएगा, 59/80।
ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी यस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? चलिए इसको सॉल्व कीजिए। कंपनी यस द्वारा जनवरी में बेचे गए उत्पाद कितने हैं? जनवरी यहाँ पर है, यस यहाँ पर है और उत्पाद 85 है। इसी तरह से कंपनी यस द्वारा अप्रैल में बेचे गए उत्पाद की संख्या, तो अप्रैल में यहाँ पर 140 है। वृद्धि कितने की हुई है? 140 में 85 माइनस कर देंगे तो 55 हो जाएगा। प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो 55/85 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। दोनों को सरल कीजिए, 64.7% लगभग आ जाएगा आंसर आपका। तो इस तरह से 64.71% राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हिंट दे दिया जा रहा है, आप कॉपी कलम अपने पास रखिए और अच्छे से डिटेल में सॉल्व कीजिए। कंपनी टी द्वारा मार्च और अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी? चलिए इसको सॉल्व कीजिए। कंपनी टी द्वारा, कंपनी टी यहाँ पर है, मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए कुल उत्पाद, मार्च, अप्रैल, मई में बेचे गए कुल उत्पाद 120, 165, 165, इसका योग करेंगे 450 हो जाएगा। कुल उत्पाद 450 है और 32% माइल्ड स्टील से बने हैं, तो इसका 32% कितना हो जाएगा? 450 गुणे 32/100, इसको सरल करेंगे तो ये लगभग आपका आ जाएगा 144। ठीक है, तो यहाँ पर 144 आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है? तो औसत यहाँ पर निकालना है। चलिए यहाँ पर तालिका में देखते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं औसत इसका। फरवरी में यहाँ पर कहा गया है, फरवरी यहाँ पर है, कंपनी पी और यस और टी द्वारा बेचे गए कुल उत्पाद, तो पी द्वारा 155 है और यस द्वारा 110 है, टी द्वारा 90 है। इनका योग करेंगे, योग कितना हो जाएगा? ये 355 हो जाएगा, तीनों का योग। औसत बताना है तो इसमें इनकी संख्या से भाग कर देंगे, 1 2 1 2 3, 3 से भाग कर देंगे। 355 में 3 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा? ये लगभग आ जाएगा 118.33 औसत आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 118 लगभग आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है? चलिए इसको सॉल्व कीजिए। यहां पर चलते हैं तालिका में, कंपनी क्यू द्वारा, क्यू यहां पर है, जनवरी और मई में, जनवरी और मई यहां पर है, बेचे गए कुल उत्पाद कितने हैं? तो 80 और 120, इसका योग करेंगे 200 हो जाएगा। अब कंपनी आर का देखना है, जनवरी और मई में बेचे गए कुल उत्पाद कितने हैं? 155 और 130, इसका योग करेंगे 285 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 285 में 200 माइनस कर देंगे तो 85 आ जाएगा, 85 आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाई चार्ट यहाँ पर दिया गया है, चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। सभी मान डिग्री में दिए गए हैं। एजुकेशन, अनुसंधान, खेल, पुस्तकालय, कार्यक्रम, छात्रावास, आधारभूत संरचना। प्रश्न है, कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है? चलिए यहाँ पर देखते हैं,
कार्यक्रम में खर्च यहाँ पर 35 दिया है, अनुसंधान में खर्च 65 दिया है, तो इनका अंतर 35 और 65 का अंतर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कार्यक्रमों की तुलना में अधिक खर्च का प्रतिशत पूछा गया है, तो 30/35 हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये 85.7% आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 86%। छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए पाई चार्ट में, छात्रावास यहाँ पर है, छात्रावास पर खर्च 46 है, ठीक है। और यहाँ पर कुल खर्च कितना है, यहाँ पर देखिए 46, 50, 80, 65, 52, 32 और 35, और इनका कुल योग कितना हो जाएगा 360। और छात्रावास पर खर्च कितना है 46 है, यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर प्रतिशत निकालना है, 46/360 कर दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको सरल कीजिए, आपका आंसर 12.77% या 12.78% आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि 1,80,00,000 हो तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है। तो आधारभूत संरचना और छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितना अधिक है आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर आपको हिंट दे दिया जा रहा है, आप लोग काफी में डिटेल में सॉल्व कीजिए। कुल खर्च की गई राशि प्रश्न में कितना दिया था, 1,80,00,000 दिया था। कितना दिया था, 1,80,00,000। और आधारभूत संरचना यहाँ पर 50 दिया गया है, तो 50/360 करेंगे। इसको सरल कीजिए, कितना आएगा, ये लगभग आ जाएगा 25 लाख। अब छात्रावास पर निकालेंगे, छात्रावास का 46 दिया गया है, तो 1,80,00,000 गुणे 46/360 कर देंगे। इसको सरल कीजिए, कितना आएगा, ये लगभग आ जाएगा 23 लाख। आधारभूत संरचना पर कितना अधिक खर्च किया गया था आपको यह बताना है। तो आधारभूत संरचना का यहाँ पर देखिए 25 लाख है, इसका 23 लाख है, तो कितना अधिक खर्च किया गया है, 2 लाख अधिक खर्च किया गया है, तो 2 लाख आपका आंसर हो जाएगा। 2 लाख यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है। खेलों पर शिक्षा की तुलना में, शिक्षा यहाँ पर है 80 दिया गया है, खेल यहाँ पर है 52 दिया गया है। तो खेल पर खर्च की गई राशि कितना है, 52 है, शिक्षा पर 80 है, तो कितना कम किया गया है, 80 में 52 माइनस कर देंगे, 28 हो जाएगा। प्रतिशत पूछा गया है, तो 28/80 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 35% आपका आंसर हो जाएगा। 35% आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी, तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि कितनी थी। चलिए इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पाई चार्ट आप लोग ध्यान से देखिए, कुल खर्च दिया गया है 1,80,00,000, ठीक है। और शिक्षा पर खर्च की गई कुल राशि निकालेंगे, यहाँ पर 80 दिया गया है, तो 80/360 कर देंगे, और ये आपका आ जाएगा कितना, ये लगभग 40 लाख आ जाएगा, ठीक है।
अब अनुसंधान, अनुसंधान का 65 यहाँ पर दिया गया है, तो 1,80,00,000 में अनुसंधान का जो 65 है, 65/360 कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका लगभग आ जाएगा 32,05,000। तो यहाँ पर दोस्तों शिक्षा और अनुसंधान पर किया गया कुल खर्च आपको बताना है, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, जल्दी से जोड़िए, इसका योग हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है, नहीं अभी जीरो है, उसके बाद यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर 2 और फिर 4 3 7, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 72,50,000। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। जजिया पुनः प्रारंभ करने वाला मुगल शासक औरंगजेब था, जबकि अकबर के द्वारा जजिया समाप्त किया गया था। जजिया दोस्तों गैर मुसलमानों पर लिया जाने वाला एक सैनिक कर था। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य रेलवे का निर्माण था। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, पंचतंत्र की कथाएं विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था, किस मुद्रा में दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेण थे? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेण थे। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए आपका कितना स्कोर सही हुआ है। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।